नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे मित्रों, हम आपके लिए फिर से लेकर आ चुके हैं राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजस्थान से संबंधित पूछे जाने वाले जो करंट अफेयर है, उसमें से ज़्यादातर करंट अफेयर, मैं कहूँ कि 80 से 90% करंट अफेयर यहीं से पूछा जाता है, राजस्थान से संबंधित। ठीक है मित्रों। तो एक वही पुरानी बात कि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लें। टेलीग्राम चैनल का मेरे मित्रों नाम है आईएएस आरएएस विद आरजे। आप इस टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लें, ठीक है। और यहाँ से आप सीधे पीडीएफ ले सकते हैं। और मित्रों, हम यहाँ पर जो भी न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं उसको आपके करंट अफेयर्स के, प्रीलिम्स के, मेंस के और इंटरव्यू में भी अगर पूछा जा सकता है तो एकदम पूरा कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। मेंस में किस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स में किस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समाहित करके चलते हैं, ठीक है। तो मेरे मित्रों, सबसे पहले तो आप सारे लोगों का एक और पुरानी बात करूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो चैनल को आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं अपने न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। अपन ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है मित्रों, ठीक है। देखो दोस्तों, विपर्जॉय के बारे में तो अपन ने कल के जो न्यूज़पेपर था उसमें पूरा का पूरा पढ़ा था। चक्रवात तूफान के बारे में भी पढ़ा था कि चक्रवात क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, विपर्जॉय है वो किस तरह का चक्रवात है, कहाँ पर आया हुआ है, और विपर्जॉय के अलावा और कौन कौन से चक्रवात है जो हिंद महासागर के अंदर 2023 में आए हुए हैं, वो सारे की अपन ने कल के न्यूज़पेपर के अंदर चर्चा करी थी, ठीक है। देखो, अभी क्या हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो प्रभावित क्षेत्र में गए हुए हैं। वहाँ पर देखी जा रही है किन किन लोगों को कितनी मदद दी जा सकती है, उस सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की जा रही है। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अपन चलेंगे थोड़ा सा आगे। देखो, राजस्थान में वन क्षेत्रों में रोमांचक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। ये अपने एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसको अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। क्या है? राजस्थान के वन क्षेत्रों में रोमांचक गतिविधियां शुरू की जाएंगी, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो युवा हैं उनको वन क्षेत्रों से जोड़ने के लिए यहाँ के वनों में हाइकिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग और अन्य रोमांचकारी जो हैं घटनाओं की शुरुआत करो। और उसके लिए क्या किया उन्होंने, 9.74 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है उसको स्वीकृत कर लिया था कि ठीक है भाई, आप युवाओं को वनों की तरफ भेजो, वनों से जोड़ो, ठीक है। क्योंकि जीवन क्या है, जल ही जीवन है और जंगल ही जीवन है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से मिलने वाली है आपको? जंगलों से, ठीक है मेरे मित्रों। तो देखो, इस प्रस्ताव के अनुसार क्या किया गया था कि 12 जिलों में, राजस्थान के जो 12 जिले हैं उनमें विभिन्न वन क्षेत्रों में गतिविधियां शुरू की गई थी। कौन कौन सी गतिविधियां शुरू की जाएंगी? हाइकिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, जो वनों से संबंधित है उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तो हो गई ऐसे ही डिस्कशन करने वाली। अब आपके लिए वो चीज़ आने वाली है जो आपके प्रीलिम्स के और मेंस के एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में यहाँ से मित्रों देखो, एक तो पर्यटन के बारे में पूछा जा सकता है। एक तो रोमांचकारी पर्यटन, जिसको एडवेंचरस जो टूरिज्म बोलते हैं, वो यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है। तो कौन कौन सी जगह पर डेवलप किया जा रहा है, इसको आप अगर जो एग्जाम्पल्स हैं उनके फॉर्म में लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नहीं तो प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट बहुत भयंकर रूप से ये है ही। देखो, अजमेर के तारागढ़ में कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, इसका जो प्रारंभ है जो आपके एडवेंचरस टूरिज्म है वो उसका, तो अजमेर के तारागढ़ में, अलवर के चूहड़ सिद्ध में, बारां के रामगढ़ क्रेटर में। इन नामों को दोस्तों सीधे के सीधे रट लेना, सीधे के सीधे। यहाँ से आप जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये स्टैटिक का है या करंट अफेयर का है। आप सोचोगे स्टैटिक से आया है, लेकिन जिसने पढ़ा है वो समझ जाएगा तुरंत ये करंट अफेयर के अंदर चर्चा हुई थी और करंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक है। भरतपुर का ब्रज 84 क्षेत्र, भीलवाड़ा का हमीरगढ़ और मंगरोप, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के हाथनी, औदी और मेनाल वाटरफॉल जो है वो दौसा में मेड़ा और गोलमेल, जयपुर का बुचारा और कचरावाला, सिरोही का मातर माता, सीकर का बालेश्वर, प्रतापगढ़ का धूनी माता तथा कमलेश्वर महादेव। प्रतापगढ़ में कौन कौन सा है? धूनी माता और कमलेश्वर महादेव, ठीक है। देखो, जिनके पीछे जितना भी स्वर लग जाए, ईश्वर, रामेश्वर, मनकामेश्वर, कमलेश्वर, ये सारे जो स्वर लग जाता है पीछे, वो महादेव के ही मंदिर होते हैं, ठीक है दोस्तों। और उदयपुर के अंदर नाल सांडोल क्षेत्र है वो इसके अंदर शुरू किया है और शामिल किया है।
और यहाँ पर 2023-24 के राज्य बजट में वन क्षेत्रों में रोमांचक गतिविधियाँ शुरू करने के संबंध में घोषणा की गई थी। ठीक है, 2023-24 के बजट में घोषणा की और इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, 9.74 करोड़ रुपए इसके प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया है। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप रट लोगे तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान कहीं नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया गया है मेरे मित्रों, तो पाली के गोड़वाड़ देसुरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित होगा, ऐसा कहा गया है। लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कौन सी जगह विकसित होगा, पाली के गोड़वाड़ देसुरी में। ठीक है, अपन देख लेते हैं क्या न्यूज है। तो राज्य सरकार प्रदेश में वन क्षेत्र विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। वन क्षेत्रों के लिए तो आपने देख लिया, एडवेंचरस टूरिज्म जो है उसको विकसित कर रहे हैं। ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं, वही वन बचेंगे तो पर्यावरण बचेगा। इसके अतिरिक्त वन्य जीव हैं उनको बचाने के लिए पाली के गोड़वाड़ देसुरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, तो पाली के देसुरी में, गोड़वाड़ देसुरी में। ठीक है, और सिरोही जिले में संरक्षित वन क्षेत्र में बाड़ाखेड़ा में भी विकास कार्य किए गए हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व वन क्षेत्र है वो किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों वो है सिरोही जिले के अंदर। और गोड़वाड़ देसुरी लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपके पाली के अंदर। दोनों ही फैक्टों को आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से कई सारे फैक्ट निकले हैं दोस्तों, इसलिए अब एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, देखो युवाओं को वन क्षेत्र से जोड़ने के लिए हाइकिंग, ट्रैकिंग और कैंपिंग इस तरह की रोमांचकारी गतिविधियों के संदर्भ में 2023-24 में मुख्यमंत्री जी ने राज्य बजट में इसकी घोषणा करी कि भाई आप वनों से युवाओं को जोड़ो, और इसके लिए उसके बाद 9.74 करोड़ रुपए की जो राशि है उसको भी प्रस्तावित कर दिया गया। ये 12 जिलों के अंदर होगा, जिसमें अजमेर का तारागढ़, अलवर में चूहड़ सिद्ध, बारां में रामगढ़ क्रेटर, भरतपुर में ब्रज 84 क्षेत्र, भीलवाड़ा में हमीरगढ़ और मंगरूप, चित्तौड़गढ़ के हाथनी ओदी और मीनाल वाटरफॉल, दौसा के अंदर मीड़ा और गोलमिल, जयपुर में बुचरा और कचरावाला, सिरोही में मातर माता और सीकर में बालेश्वर। ठीक है, प्रतापगढ़ में धूणी माता और कमलेश्वर। ठीक है, ये महादेव के मंदिर है, बालेश्वर, कमलेश्वर। ठीक है दोस्तों, और उदयपुर में नाल सांडोल जो क्षेत्र है वो इसके अंदर शामिल है। और लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, गोड़वाड़ देसुरी पाली के अंदर। ठीक, और आपका सिरोही के अंदर एक और कंजर्वेशन रिजर्व है, उसका नाम है बाड़ाखेड़ा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला न्यूज़ आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम से क्लियरिटी बन गई होगी। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। तो इधर एक फ़ोटो दे रखा है, एक कार्टून बैठा है कंप्यूटर के सामने। तो इसमें दोस्तों राजकाज सॉफ्टवेयर से संबंधित किसी भी प्रकार की जो तकनीकी सहायता है उसके लिए अपन कॉल कर सकते हैं। ये जो नंबर दिए हैं नीचे इन पर, तो ये नंबर हैं वो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने लिए इम्पोर्टेंट है राजकाज, जिसका कि इसमें वर्णन आया है, चर्चा आई है। ठीक है, तो राजकाज को अपन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राजकाज क्या है, तो राजकाज राजस्थान सरकार के सभी संगठनों को एक इलेक्ट्रॉनिक और सहयोगी कार्यस्थल प्रदान करने का एकीकृत उद्यम मंच है। ठीक है, वैसे तो आपसे इतना सा ही पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि राजकाज क्या है। ठीक है, तो क्या है, जो राजस्थान के सभी संगठन हैं, अलग अलग प्रकार के संगठन हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक और सहयोगी कार्यस्थल प्रदान करने के लिए एक एकीकृत उद्यम मंच है। ठीक है दोस्तों, इसके उद्देश्य और क्या है कि सभी कर्मचारियों के लिए, सभी सामान्य कार्य और भूमिकाओं के लिए वन स्टॉप प्लेस। ठीक है, सरकारी प्रक्रियाओं और लेन देन को पारंपरिक ऑफलाइन मैनुअल पेपर से, जो अपन बार जो लिख के नहीं पोथी पत्रा भरते रहते थे पहले, आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते थे तो पहले उनको सरकारी कबूतर खाने बोलते थे। उसका कारण यही था कि इतने सारे बही खाते रखे रहते थे, इतने सारे बही खाते रखे रहते थे कि ऐसा लगता था ये ऑफिस कम रद्दी की दुकान ज़्यादा है, इसीलिए उनको कबूतर खाने बोलते थे। कभी उनकी सफाई भी नहीं होती थी ढंग से। ठीक है, तो उस तरह से मैनुअल पेपर वर्क है उसकी जगह पर आधुनिक जो ऑनलाइन स्वचालित प्रणाली है उसको स्थानांतरित करने में सक्षम बनाना, और 300 से प्लस कार्यालय प्रक्रियाओं और कर्मचारी निर्दिष्ट सेवाओं के ऑनलाइन अनुवाद का मंच प्रदान करना इसका जो उद्देश्य है। ठीक है मेरे मित्रों, तो राजकाज आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। राजकाज से संबंधित प्रश्न भी आ सकता है। मैं आपको वही चीज़ करवाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके अलावा जो भी ख़राब होती है चीज़ मैं उसको खुद ही हटा देता हूँ। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। राजकाज भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो दोस्तों, अजमेर डिस्कॉम कुल देखो अभी जो पेपर जो आया है अब उसकी चर्चा होगी यहाँ पर कि 34 जितने जो 3420 हैं क्षतिग्रस्त पोल हो गए, अब उनकी वगैरह क्या हो रही है भैया, उनकी ट्रांसफार्मर वगैरह दोबारा से रखे जाएंगे और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, और ये देखो इधर आगामी मानसून को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण की तैयारियां कर रहे हैं। ये वही विपर्जय का ही खेल हो गया था,
आपदा प्रबंधन के चाक चौबंद रहने के हैं। चूरू के अंदर भी उनकी क्या की गई है, कलेक्टर साहब ने डिटेलिंग ली है। जालौर में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, धौलपुर में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। फिर यहाँ पर महंगाई राहत कैंप है, फिर से महंगाई राहत कैंप है। ये आपके किसी भी मतलब का नहीं है। जो 10 की 10 योजनाएं हैं उनके बारे में मैं आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा चुका हूँ, और उसके अतिरिक्त मैंने इन 10 की 10 योजनाओं को एक साथ भी करवा रखा है। बाकी अगर और जब इसका समापन होगा महंगाई जो राहत शिविर है, तब मैं फिर से एक बार इसको पूरी तरह से आप लोगों के लिए ले लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अपन अंतिम पेज पे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखो दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग की अनूठी पहल है, शिक्षक पथ प्रदर्शक बनेंगे। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग होगी। तो शिक्षक किस प्रकार से पथ प्रदर्शक बनेंगे और यहाँ से अपने लिए किस प्रकार प्रश्न बन सकता है मेंस का, उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। भाई प्रीलिम्स के लिए तो बन ही गया पथ प्रदर्शक, ठीक है। देखो मेरे मित्रों, राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या नवाचार किए जा रहे हैं, चर्चा कीजिए। इस तरह से यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है 50 शब्दों में 5 अंकों का, ठीक है। एक और छोटा प्रश्न यहाँ से दूसरी तरह से बन सकता है कि भविष्य की राह इनिशिएटिव पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। भविष्य की राह इनिशिएटिव पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं, 2 अलग अलग तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कंटेंट सेम रहेगा आंसर का, लेकिन आंसर राइटिंग थोड़ी सी बदल जाएगी। उसको भी कभी समय मिलेगा तो आपके लिए आंसर राइटिंग पर भी एक वीडियो लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जो सोर्सेज हो सकते हैं, आप कहाँ से सोर्स पढ़ना, जो आपके लिए वर्डन भी न डालें आपके ऊपर और आपको आउटपुट भी अच्छा दें। अपन इस तरह के सोर्सेज लेके आएंगे आपके लिए। तो भविष्य की राह इनिशिएटिव के बारे में अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक प्रीलिम्स का प्रश्न ये भी बन गया कि भविष्य की राह इनिशिएटिव किससे संबंधित है। तो शिक्षा से, उद्योग से, या दूसरी कोई ऑप्शन आपको इसी तरह से दे देगा। 4 ऑप्शन करने उसको वो कर देगा, ठीक है मेरे मित्रों। तो आपको किससे, शिक्षा से, ठीक है। विभाग कौन सा है, स्कूल शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग। इसका उद्देश्य क्या है, तो 10वीं कक्षा जिन बच्चों ने पास किया, आपने कई बार देखा होगा अपने आसपास भी कि बच्चे 10वीं क्लास पास करने के बाद कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मैथ्स लें, बायो लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, क्या करें, ठीक है। तो 10वीं कक्षा में पास होने के बाद स्टूडेंट अपनी रुचि, क्षमता और अभिवृत्ति के आधार पर कैरियर गोल्स को ध्यान में रखते हुए उचित संकाय विषय के चयन की समझ विकसित करना है। इसका उद्देश्य है कि भैया आपको ये वाली सब्जेक्ट लेनी है। और इन सब में पथ प्रदर्शक कौन बनेगा, अब आपके समझ में आने वाला होगा पथ प्रदर्शक क्या है, ठीक है। अभी आपको भविष्य की राह इनिशिएटिव के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, और स्कूल शिक्षा विभाग की ये क्या है, ये इनिशिएटिव लिया गया है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। क्यों, क्योंकि 10वीं क्लास जिन बच्चों ने पास किया और उसके बाद उनको कौन से सब्जेक्ट लेने, किस तरफ कैरियर में जाना है, तो उस चीज़ के बारे में उनको समझ विकसित करने के लिए इसका क्या किया गया है, इस नवाचार का प्रारंभ किया गया है, ठीक है दोस्तों। क्या क्या प्रावधान है, तो 28 जून से 5 जुलाई तक सभी जिलों के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। भविष्य की राह इनिशिएटिव के तहत राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों से एक एक शिक्षक का पथ प्रदर्शक के रूप में चयन किया जाएगा, ठीक है मेरे मित्रों। मतलब एक शिक्षक ऐसा होगा, एक शिक्षक का ऑफिस ऐसा ही होगा, एक शिक्षक बिठा दिया जाएगा वहाँ ऑफिस के अंदर कि जो बच्चे 10वीं क्लास पास करके आएंगे वो उस शिक्षक से पहले कंसल्ट करेंगे। उसके बाद वो शिक्षक उनको सलाह देगा कि आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना चाहिए, बायोलॉजी में पढ़ना चाहिए, आपको कॉमर्स में पढ़ना चाहिए, आपको आर्ट्स में पढ़ना चाहिए, आपको या किसी और सब्जेक्ट में पढ़ना चाहिए, या फिर नहीं पढ़ना चाहिए। कईयों को ये भी बोलेगा भैया तू रहने दे, एहसान कर राज्य सरकार पर, अपने माता पिता पर, तू कोई काम धंधा देख ले। तो कई बच्चे ऐसे भी आएंगे, ठीक है मेरे मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आर्टिकल आपकी समझ में आ गया होगा, किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं वो भी अपन ने यहाँ पर एक चर्चा करने की कोशिश की। दोनों ही चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। अब चलते हैं दोस्तों और आगे क्या लिखा है हमारे पेपर के अंदर। देखो दोस्तों, उदयपुर में 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। 26 और 27 जून को इसका आयोजन होगा। कहाँ पर किया जा रहा है, उदयपुर के अंदर। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूज़ तो चर्चा करने लायक थी, आप कहीं ना कहीं आपके काम आई जाएगी। कोई प्रीलिम्स में तो पूछने का यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन मेंस वेंस के अंदर आपसे कभी पूछ लेगा तो एग्जाम्पल डालने में आपको सुविधा होगी कि जो किसान मेले हैं वो भी कहीं ना कहीं किसानों की बेहतरी के लिए ही जो राज्य सरकार जो प्रयास कर रही है उसके उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। तो पूरे संभाग से 20,000 से अधिक किसान भाग लेंगे। कौन सा संभाग है, उदयपुर संभाग, ठीक है। संभागीय जो मुख्यालय है वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ठीक है मेरे मित्रों। तो राजस्थान के किसानों को कृषि जगत की नवीन तकनीकों से रूबरू करवाने के उद्देश्य से
इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है संभाग स्तरीय किसान मेलों की श्रृंखला का। ठीक है दोस्तों, 2 दिवसीय है, 26 और 27 जून को उदयपुर के कृषि उपज मंडी सब यार्ड में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, 2 दिवसीय मेले में क्या होगा, अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य आकर्षण क्या होगा, स्मार्ट फॉर्म के बारे में पहले आपको 3-4 दिन पहले सारा कुछ बता चुका हूँ। ठीक है मित्रों, स्मार्ट फॉर्म जो फार्म होगा उसके अंदर शेड नेट, पॉली हाउस, फार्म पॉन्ड, ड्रिप सिस्टम, अत्याधुनिक मशीनरी, समन्वित कृषि आदि का प्रदर्शन किया। ठीक है दोस्तों, किसानों को नई कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी और पशुपालन विभाग की ओर से उन्नत किस्म के गोवंश, भैंस, मुर्गियां आदि के बारे में किसानों और मुर्गी पशुपालकों को उपयोगी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर यही है आपके लिए, वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था ये आपके लिए, तो मैंने आपको बता दिया। अब अगला न्यूज आर्टिकल जो है वो आपके लिए सच में इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे और किस तरह से प्रश्न बनेंगे उसको अपन देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं अपन क्या हेडलाइन है, क्या न्यूज़ है। तो राजस्थान में माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। ठीक है, राजस्थान सरकार कह रही है कि जो माँ हैं और जो शिशु हैं उनके स्वास्थ्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी, देखभाल की जाएगी ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न किस तरह से बन सकता है उसको अपन देख लेते हैं पहले। ठीक है मित्रों, देखो प्रश्न बनेगा दोस्तों, PCTS क्या है। ठीक है, देखना PCTS क्या है, इसके माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या बदलाव आएंगे, टिप्पणी कीजिए। तो इसके अंदर क्या है PCTS, अभी आपको पता लग जाएगा पूरा PCTS क्या है। ठीक है, तो PCTS क्या है, इसके माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या बदलाव आएंगे, टिप्पणी कीजिए। तो PCTS क्या है दोस्तों, ये क्या है, एक मोबाइल ऐप है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, गर्भावस्था, बाल ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा संबंधी प्रणाली। क्या है, गर्भावस्था, बाल ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा संबंध जो प्रबंधन है उससे संबंधित प्रणाली। अब आपकी समझ में आ गया होगा PCTS क्या है। ठीक है, यह एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग कौन सा है, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, सरकार द्वारा एक प्रभावी योजना और प्रबंधन उपकरण के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग है वो इसका उपयोग कर रहा है चिकित्सा और इससे संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग और उसके प्रबंधन के लिए। ठीक है, क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं PCTS के माध्यम से, अब उसको देख लेते हैं कि HMIS और गर्भवती महिला एवं बाल ट्रैकिंग के लिए एकीकृत प्रणाली होगी। गर्भवती महिला वगैरह हैं, ठीक है, और हाल ही में बच्चे पैदा हुए हैं उनकी ट्रैकिंग के लिए ये एकीकृत प्रणाली है। गर्भवती महिलाओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग कर पाएंगे इसके माध्यम से, शिशुओं और बच्चों की ऑनलाइन ट्रैकिंग कर पाएंगे इसके माध्यम से, बेहतर स्वास्थ्य निगरानी रख पाएंगे, टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी रख पाएंगे, किसके माध्यम से, PCTS के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, देसी घी योजना की निगरानी, एक देसी घी योजना और चल रही है दोस्तों, जो गर्भावस्था महिलाएं होती हैं उनको देसी घी मुफ्त में प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो स्वास्थ्य संस्थानों की संकेतकवार रैंकिंग होगी। ANM के लिए आवधिक कार्य योजना, संस्थागत प्रसव की निगरानी, उच्च जोखिम गर्भधारण की निगरानी, नसबंदी के मामलों की पहचान, स्वास्थ्य संस्थाओं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की ऑनलाइन निर्देशिका जारी की जाएगी। व्यक्तिगत स्वास्थ्य जो संस्थान का है उसका मूल्यांकन रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। स्वास्थ्य संस्थानों की अवसंरचना और मानव संसाधन की स्थिति का पता लगेगा इसके माध्यम से। टीकों की मांग का पुनर्नुमान किया जा सकेगा कि भाई इतने टीकों की आवश्यकता है किसी भी बीमारी को देखते हुए, तो उतने पर्याप्त मात्रा में टीके पहुँचाएँ, ना तो टीके खराब हों क्योंकि बहुत लागत आती है, और ना ही कम रहें क्योंकि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। ठीक है मेरे मित्रों, और इन सब के लिए क्या है, ऑनलाइन DBT मतलब आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो आपके अकाउंट में होता है वो पहुंच पाया है या नहीं पहुंचा पाया है, इसकी निगरानी भी इस PCTS के माध्यम से की जाएगी। तो मेरे मित्र, जो हमने प्रश्न लिया था कि PCTS क्या है, इसके माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या बदलाव आएंगे, उन पर टिप्पणी कीजिए। तो आपको प्रश्न और उत्तर दोनों ही चीज़ आपकी समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से प्रीलिम्स के बारे में, प्रीलिम्स में सिर्फ PCTS पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से PCTS क्या है या किससे संबंधित है वो, और उसके अलावा यहाँ से एक मेंस का बढ़िया प्रश्न बनेगा जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। तो मेरे मित्रों, इधर है देखो, टबैको फ्री यूथ डिजिटल जागरूकता अभियान 2023। देखो दोस्तों, दौसा जिले के अंदर आयोजित किया गया है। पहली बात तो ये है कि एक जिले का कार्यक्रम है, ये किस जिले में आयोजित किया गया है, तो दौसा जिले में।
आपसे प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि टैबैको फ्री यूथ डिजिटल जागरूकता अभियान 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया या किस जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों वो है दौसा जिला प्रशासन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके तहत क्या किया गया है कि स्वास्थ्य जो आपका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है उसकी ओर से सम्मानित किया जाएगा उन लोगों को जो क्या करेंगे, तम्बाकू फ्री होने के लिए या तो क्या करेंगे, नारे लिखेंगे या इस तरह की पेंटिंग्स बनाएंगे जिससे कि एक संदेश जाए समाज के अंदर कि आपको तम्बाकू फ्री होना है। ठीक है, तो तम्बाकू सेवन के खतरे, तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभाव, नशा मुक्ति, तम्बाकू रहित सुखमय जीवन आदि विषयों पर पेंटिंग बनाई जाएंगे और स्लोगन लिखे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, किसी भी आयु वर्ग के प्रतिभागी इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रतिभागियों को या तो पेंटिंग बनानी होगी या कोई डायलॉग लिखना पड़ेगा, नारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा? मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है, राहुल गांधी हैं तो प्रधानमंत्री हैं, क्या बोलें अब, कुछ तो होंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रतिभागी दोनों प्रतियोगिताओं में भी शामिल हो सकता है। जागरूकता प्रतियोगिता के लिए 31 जुलाई सुबह 10 बजे प्रविष्टि जमा की जाएगी, मतलब रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है कि टोबैको फ्री यूथ डिजिटल जागरूकता अभियान 2023 का आयोजन किस जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है? तो किसके द्वारा किया जा रहा है? दौसा जिला प्रशासन के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है मेरे मित्रों, अब देखो यहाँ पर चलते हैं हमारे मुस्कुराते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री जी के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में जो भी चीज़ है अपन उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि योग दिवस तो ऑलवेज इम्पोर्टेंट ही होता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 मतलब ये जो हमारा अभी आयोजित किया गया है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, आप सारे ही जानते हैं। इस वर्ष क्या है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। कौन से नंबर का था ये? 9वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। अभी आपने G20 देखा समिट पूरा का पूरा, उसकी थीम क्या थी? उसकी भी वसुधैव कुटुंबकम थी। ठीक है, और इसकी क्या है? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, जो एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की हमारी आकांक्षा को दर्शाता है। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ये जो थीम है वो हमारी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की हमारी आकांक्षा जो है उसको दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं अपन थोड़ा सा। ठीक है, तो मेरे मित्रों क्या है कि 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों के फलस्वरूप संयुक्त राज्य महासभा के अंदर एक प्रस्ताव रखा जाता है कि भैया आप एक दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ करो, जिससे क्या होगा, योग की ख्याति होगी और क्या होगा, लोग योग करेंगे, निरोगी होंगे। ठीक है, तो 27 सितंबर 2014 को एक प्रस्ताव रखा गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी जी के प्रयासों के फलस्वरूप। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि इस पर गौर फरमाने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व योग दिवस के रूप में तौर पर स्वीकार कर लिया। ये 21 जून भी जो है डेट है वो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही दी गई थी कि इस तारीख को ही आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करें तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो इस पर विचार विमर्श चर्चा करने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 में कह दिया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरा विश्व मनाएगा। ठीक है दोस्तों, 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और तब से अब तक ये दुनिया भर में मनाया जा रहा है। और इस बार वाला कौन सा है दोस्तों? 9वां। ठीक है, उसको याद रखना दिमाग के अंदर। थीम कौन सी है? वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। अब 21 जून को ही क्यों बोला प्रधानमंत्री जी ने कि भैया 21 जून को ही हमें योगा दिवस के रूप में मनाना है? तो भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार मेरे मित्रों, ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। 21 जून को क्या है कि ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य क्या हुआ? दक्षिणायन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन हो जाता है। कौन सा? सबसे बड़ा दिन हो जाता है। ठीक है, दक्षिणायन होने का मतलब है आपकी जो इक्वेटर है उससे दक्षिण की तरफ चला जाता है सूर्य। ठीक है दोस्तों, 21 जून को सूर्य कुछ शीघ्र उगता है और देर से डूबता है। सबसे बड़ा दिन होता है भाई दुनिया में, भाई अर्थ का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। तो 21 जून में क्या है कि सूर्य जो होता है कुछ जल्दी ही उग जाता है और थोड़ा देर से डूबता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त भारतीय परंपरा में दक्षिणायन के समय को आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने के लिए सबसे अनुकूल माना गया है भारतीय परंपरा के अनुसार। ठीक है,
तो 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र सभा ने भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में मनाने को क्या दे दी, अपनी मंजूरी दे दी। और तब से अब तक हम क्या कर रहे हैं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो मेरे मित्रों, आज का हमारा न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन होता है यहीं पर समाप्त, ठीक है। और कोई न्यूज़ बची हो तो देख लेता हूँ एक बार। कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं है मेरे मित्रों जो बची हो अपन से। जो भी अपन डिस्कशन करना चाहते थे वो सारी चीज़ों का अपन डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। और आपको यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हिचकिचाइए मत मेरे मित्रों, आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। इस चैनल पे आपको फालतू की कोई बात नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें वही मिलेंगी जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है मित्रों। तो अब मिलते हैं आपसे नए न्यूज़ आर्टिकल के साथ में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।